सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस में। प्रोग्राम में साथ होता है सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी का और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर होती है बातचीत। सबसे पहले करेंगे पूनिया जी का प्रोग्राम में स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का हर रोज की तरह सबसे पहले बात ईरान अमेरिकी जंग के बारे में। ईरान को 29 लाख करोड़ रुपए के फंड मिले हैं। ये कहाँ से मिले हैं ये फंड? नहीं, ये एक रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज ब्रेक की थी। उसमें ये बात कही गई कि ईरान और अमेरिका के बीच में एक डील क्रैक हो सकती है। 60 दिन का युद्ध विराम समझौता हो सकता है और इसमें ये सामने आया कि समझौते पर ईरान को 300 अरब डॉलर तकरीबन 28 लाख करोड़ रुपए का फंड दिया जा सकता है। साथ ही अमेरिकी कंपनियों को ईरान में निवेश करने की अनुमति मिल सकती है। ईरानी अधिकारी के हवाले से भी इस बात को न्यूयॉर्क टाइम्स ने पुख्ता किया। उन्होंने कहा कि इसको रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम बताया जा रहा है। लेकिन जी, अंतिम समझौते के ऊपर किसी भी किस्म का के हस्ताक्षर होने का अभी तक कोई भी फैसला नहीं हुआ है। कोई अंतिम समझौते के ऊपर कोई हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि दोनों देश परमाणु कार्यक्रम को लेकर समझौते के करीब हैं। ट्रंप के मुताबिक ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और उसके साथ उसके पास जो मौजूद है यूरेनियम, अनरिच्ड यूरेनियम, उसको खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि ईरान ने ट्रंप के दावे को खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने कहा है कि फिलहाल परमाणु मुद्दे पर कोई बातचीत ही नहीं चल रही है। वहीं फार्स न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि समझौते के मसौदे में परमाणु सामग्री को नष्ट करने जैसी कोई शर्त शामिल नहीं है, लेकिन परमाणु कार्यक्रम को 12 साल या 15 साल मुलतवी करने की शर्त जरूर है। तो खैर, ये आज अलग-अलग जगहों से फारस न्यूज एजेंसी हो या न्यूयॉर्क टाइम्स हो, कई जगह से समझौतों की खबरें जो हैं वो ब्रेक हुई और कई जगह पे ऐसी खबरें चली कि शायद कोई डील क्रैक हो सकती है, लेकिन ऐसा दिखा नहीं। जी, जी। और इससे अगर हम आगे बढ़े तो वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। वहाँ वहाँ से आज बड़े खतरनाक सीन देखने को सामने मिले, जिसमें अभिषेक बनर्जी हेलमेट पहने हुए चलते जा रहे हैं। उनके आसपास मीडिया है और पीछे से लोग खींच रहे हैं। उसके बाद की तस्वीरें भी आई हैं। उनके कपड़े फटे हुए हैं, मुंह पर उनके चोटों के निशान हैं। ये सत्ता से बाहर जाते ही ये कैसा परिवर्तन हो गया? देखिए, आपको पहले हमारे श्रोताओं को बता दें कि अभिषेक बनर्जी बेसिकली तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं और ममता बनर्जी के भतीजे हैं। ये माना जाता है कि ममता बनर्जी के अगले वाली वारिस अभिषेक बनर्जी ही हैं। अभिषेक बनर्जी के साथ सोनारपुर दक्षिण में, पश्चिम बंगाल के सोनारपुर दक्षिण में ये घटना घटी है, जब वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पहुंचे थे। ये वो उन टीएमसी अपने कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे जिनको वहां के जो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिनके साथ मारपीट की थी। जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनको उनको घेर लिया, नारेबाजी की, उनके ऊपर पत्थर, जूते, डंडे, अंडे, पता नहीं क्या क्या फेंके और उनकी शर्ट फाड़ दी गई। उसके बाद अभिषेक को हेलमेट पहनाकर वहां से निकाला गया। अभिषेक बनर्जी ने मीडिया के सामने बयान दिया, देखो उन्होंने मेरे साथ क्या किया है, यह पहले से प्लान था, इलाके में कोई पुलिस नहीं है, वे मुझे मारना चाहते हैं, हेलमेट की वजह से सिर बच गया, ऐसे हमलों से हम डरेंगे नहीं। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है। तो खैर, जो विजुअल्स थे वो काफी परेशान करने वाले थे। उसमें आपने देखा होगा कि कैसे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो उनके ऊपर हमला कर रहे थे और पत्थर बरसा रहे थे और अंडे फेंक रहे थे। तो खैर, हमले के बाद पैदल चलकर ही अभिषेक बनर्जी है वहां से निकले हैं और वो वापस पहुंचे। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और अभिषेक बनर्जी एक ऐसे परिवार से मिले जिनमें जब चुनाव चल रहे थे तो तृणमूल कांग्रेस का एक कार्यकर्ता था, वो चुनाव के दौरान मारा गया था, उसको बीजेपी वालों ने मार दिया था। खैर, ममता बनर्जी ने इसके बाद स्टेटमेंट दिया, कहा कि शासक हत्यारे बन गए हैं।
भाजपा को शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान आया है, अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है और अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक किया कि भाजपा नफ़रत भरी नकारात्मक हिंसक राजनीति के सिवा कुछ और नहीं कर सकती। उन्होंने पुलिस की व्यवस्था ना होना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। उन्होंने ये तक कहा कि जो अभिषेक बनर्जी को मारने तक का प्लान था। ख़ैर अभिषेक बनर्जी को लगातार ईडी, सीबीआई, सीआईडी ये सब भी टारगेट कर रहे हैं और भाजपा के कार्यकर्ता भी अब देखिए कि कैसे सड़कों पे टारगेट करें। तो मतलब अपोज़िशन तो बिल्कुल बीजेपी वालों को चाहिए ही नहीं और उनके मतलब अब वो इतना बड़ा चेहरा है बंगाल में एक हिसाब से सेकंड इन लीड कह सकते हो अपोज़िशन चेहरों में। दूसरे नंबर का अपोज़िशन लीडर हैं वो और उनके उनके साथ ऐसा हो रहा तो आप सोच के देखिए कि जो भी मुख्तलिफ विचार रखता होगा, बीजेपी से अलग जो बंगाल में विचार रख रहा होगा इस समय, उसके लिए कितना मुश्किल भरा समय है। मतलब डिसेंटिंग वॉइसेस को जिस हिसाब से कुचला जा रहा है, वो अपने आप में एक लोकतंत्र के ऊपर एक धब्बे जैसा है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसी घटनाएँ बिल्कुल भी नहीं घटनी चाहिए। मान मर्यादा एक बना रहना चाहिए, वो एक-दूसरे का विरोध है, विरोध करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। इसी के साथ आगे बढ़ें तो बात कर्नाटक की करते हैं। कर्नाटक को अपना 24वाँ नया सीएम मिल गया है। हाँ, डीके शिव कुमार ही अब बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। खुद सिताराम मैया ने उनका नाम अनाउंस किया, कांग्रेस के विधायक दल ने उनको नेता चुन लिया है और जो सर्वसम्मति से पारित होने के बाद उन्होंने शपथ भी ले ली है। 3 जून को जो ऑफिशियल जो कार्यक्रम होगा मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण का, वो होगा और थावरचंद गहलोत से मुलाकात हो गई है। सीएम के साथ-साथ 4 डिप्टी सीएम भी सूबे को मिलेंगे, 10 कैबिनेट मंत्रियों की भी बात चल रही है, तो रोटेशन के फ़ॉर्मूले से उनका नाम आया है। जो कांग्रेस चाहती थी कि कर्नाटक में जो सत्ता हस्तांतरण है, जो सत्ता एक एक हाथ से दूसरे हाथ में देने का काम है, वो स्मूथली हो और उसी स्मूथनेस को दिखाने की कोशिश कांग्रेस ने की है। सिद्धारमैया वैसे मैं आपको बता दूँ तो वो बेसिकली शुरुआत से कांग्रेसी नहीं थे, वो सोशलिस्ट होते थे और सोशलिस्ट थे और वो जो एचडी देवेगौड़ा के पार्टी में होते थे, लेकिन एचडी देवेगौड़ा से उनकी टक्कर होने के कारण उन्होंने फिर सोशलिस्ट जो वहाँ के लोग थे उनको छोड़ा और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, सोनिया गांधी ने उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचाया। अब सोनिया गांधी ने खुद उनको ये कहा कि आप लगातार लीडर ऑफ अपोजिशन मुख्यमंत्री सब रह चुके हैं, आपकी उम्र भी हो गई है, तो आप कुर्सी से उतरिए, आपकी जगह डीके शिव कुमार होंगे। तो ख़ैर डीके शिव कुमार अब विधायक बनने मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और डीके शिव शिव कुमार के पास काफ़ी बड़ी सबसे अमीर नेताओं में से उनको माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा उनके पास संपत्ति है, रियल एस्टेट, खनन, होटल कारोबार, बहुत सारे उनके ऊपर चीज़ें हैं। ये माना जाता है कि 1500 करोड़ के आसपास की उनकी संपत्ति है। इवन जो चुनावी हलफनामा है उसमें उन्होंने इसका ब्यौरा दिया हुआ है। तो ख़ैर सबसे और जो डीके है वो वोक्का-लिग्गा समुदाय से आते हैं, काफ़ी वहाँ पर मजबूत समुदाय माना जाता है, तो इस वज़ह से उनको पावर दी गई है और वो चुनाव मैनेज करने में भी अलग-अलग जगह पे देश के अलग-अलग हिस्सों में कांग्रेस की मदद कर रहे हैं, शायद उसी का इनाम उनको दिया गया है। जी, बिल्कुल। और इससे आगे अगर बढ़ें तो बात विनेश फोगाट की करते हैं। अदालत गए थे, उन्होंने अदालत का रुख किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उनको ट्रायल देने की मंजूरी दे दी थी और आज ट्रायल हुए हैं। क्या रहा उनके ट्रायल्स का रिज़ल्ट? देखिए विनेश फोगाट ने शुरुआत की 2 कुश्तियाँ तो जीती, 53 किलो वेट कैटेगरी में उन्होंने ट्रायल दी। शुरुआत में आज फिर हालाँकि कल सुप्रीम कोर्ट ने उनको अलाउ कर दिया था कि वो ट्रायल दे सकती हैं, लेकिन तुरंत आज रेसलिंग फेडरेशन ने उनको कहा कि आप सिर्फ़ 50 किलो वज़न में खेल सकती हैं। लेकिन ख़ैर 1 घंटे के विरोध के बाद उनको 53 किलो वेट कैटेगरी में खेलने दिया गया। यानी कि उनका जो दिन था, उसकी शुरुआत ही जो रेसलिंग फेडरेशन ने
तनाव देने से कर दी। मतलब रेसलिंग में बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपको लगातार तनाव में रखा जा रहा है, ठीक है? आपके अंदर आपके ऊपर इतना प्रेशर बनाया जा रहा है, तो वो 1 घंटा सुबह उन्होंने लड़ाई लड़ी। उसके बाद खैर 53 किलो वेट कैटेगरी में खेली। उन्होंने शुरुआत की 2 रेसलर्स को हराया। तीसरे में वो मीनाक्षी गोयत से हार गई हैं। और जैसे ही वो हारी, उसके बाद वो सम्मानजनक पूर्वक खड़ी हुई। उन्होंने कहा कि मैं वापस आऊँगी, मैं वापसी करूँगी। आपको पता ही होगा कि पिछले साल विनेश फोगाट माँ बनी थी, उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया था और पूरा सिस्टम ये कोशिश कर रहा था कि विनेश कमबैक ना करे, पर आज जैसे उन्होंने शुरुआत में 2 कुश्तियाँ जीती, उससे दिखा कि हाँ, वो अपने जो उनका मातृत्व है, उससे थोड़ा-सा बाहर आ गई हैं और अब बतौर स्पोर्ट्समैन पटक नहीं देने की स्थिति में हैं। ख़ैर वहाँ पर वॉयलेंस जैसी स्थिति भी दिखी। वॉयलेंस जैसी स्थिति मैं किस लिहाज़ से कह रहा हूँ कि वहाँ पर विनेश फोगाट के खिलाफ कई सारे गलत पॉइंट भी दिए गए, जिसकी वजह से वहाँ पर जब विनेश फोगाट के पति और उनके जो समर्थकों ने उसके ऊपर ऐतराज़ जताए, तो वहाँ पर पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान हैं, वो स्पोर्ट्स मैट पे चढ़ा दिए गए और उनको पीछे धकेल दिया गया। देखिए कई पॉइंट ऐसे रहे जहाँ जिसमें साफ दिखा कि विनेश फोगाट के साथ चीटिंग भी की जा रही है। तो डब्ल्यूएफआई ने पूरा मन बनाया हुआ था कि किसी भी हाल में वो विनेश फोगाट को आगे नहीं बढ़ने देंगे। ख़ैर आज उनका कह सकते हैं कि जो एशियन गेम्स खेलने का जो ड्रीम था वो तो आज टूटा है, लेकिन उन्होंने मैट से जब वो जा रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं दोबारा वापस आऊँगी। तो वो दिख रहा था कि उनमें जज़्बा है और वो दोबारा कुश्ती के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर रही हैं। जी, और इससे अगर हम आगे बढ़ें तो बात राजस्थान की करते हैं। राजस्थान से बहुत ही खतरनाक वीडियोज़ मैं देख रहा था। पहले तो मुझे पहली नज़र में लगी कि ये एआई जनरेटेड वीडियोज़ हैं, लेकिन सच में वहाँ पर इतना तगड़ा रेतीला बवंडर आया है 5 जिलों में? हाँ, रेत के जो तूफ़ान जो फ़िल्मों में हम जो सीन देखते थे कि ऐसे 300-300 फीट की हाइट से जो रेत है वो चढ़ा हुआ आ रहा है और वो आँधी की शक्ल में ऐसे शहरों की तरफ बढ़ रहा है, वैसा आज 5 जिलों में मंज़र देखने को मिले। दिन में अंधेरा छाया रहा। पाकिस्तान से ये तूफ़ान उठा था और उसी की वज़ह से मौसम भी बदला इस इलाके में। आपको बता दें पंजाब में, हरियाणा में और कई जगहों पे बारिश आई। आँधी के कारण उत्तर प्रदेश, बिहार में 48 मौतें हुई हैं, तो वो भी एक चीज़ है। ख़ैर बहुत बहुत बड़ा जो आँधी इस 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चली, रेतीले तूफ़ान भी रहे और काफ़ी धूल के जो गुबार हैं, वो देखने को मिले। जो थार रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, उस इलाके में काफ़ी नुकसान बताया जा रहा है और आंधी-तूफ़ान की वज़ह से उत्तर प्रदेश और जैसा बिहार में मैंने बताया कि पिछले 24 घंटों के अंदर 48 मौतें हुई हैं, तो वो भी एक बड़ा नंबर है। ख़ैर, मौसम करवट ले रहा है। आज हिमाचल में भी टेम्परेचर कम हुआ है। पंजाब में भी कम हुआ है, हरियाणा में भी कम हुआ है, तो ये एक अच्छी खबर है। बड़ा टेम्परेचर जिस किस्म से बढ़ रहा था सभी को ऐसे डराया हुआ था। मालवे में तो पंजाब में 47-48 डिग्री तक टेम्परेचर गया हुआ था। तो काफ़ी डरावनी स्थिति थी। अब टेम्परेचर कुछ दिन के लिए 2-3 दिन लगातार इस किस्म की छुट-पुट बारिश होने की खबर है। तो ख़ैर जो तापमान है वो पंजाब में, हिमाचल में, हरियाणा में थोड़े कुछ दिनों के लिए लोगों को राहत मिलेगी। और पंजाब सरकार ने आज कैबिनेट मीटिंग की है, उसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जिसमें वो ब्रीफ करते नजर आए और ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो नौकरियां हैं पंजाब में, सी में क्लरिकल आ जाता, क्लरिकल स्टाफ के कुछ लोग आ जाते हैं, डी में दर्जा 4 की जो नौकरियां हैं वो लोग आ जाते हैं, उनको ठेकेदारी सिस्टम से निकाल कर सरकार अपने आप में मर्ज करने की तैयारी में है, भर्ती उनको एज ए सरकारी मुलाज़म भर्ती करने की तैयारी में है, लेकिन ये सच हजम ना होने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो पंजाब के जो मुलाज़म है वो डीए के लिए लड़ रहे हैं और सरकार अदालत में जाकर ये बोल रही है कि हमारे पास हमें थोड़ा समय दिया जाए। समय भी ऐसा माँगा जा रहा है कि ताकि ये टर्म्स कम से कम 2027 तक की खत्म कर ली जाए, उसके बाद का जीतेंगे, हारेंगे वो बाद में देखा जाएगा, ऐसी बातें हो रही हैं। उसी के बीच में 68,000 से ज़्यादा 68,000 से ज़्यादा जो लोग हैं कच्चे मुलाज़िम हैं जो किसी न किसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट या ठेके पर काम कर रहे हैं। उनको
अपने अंदर लेना, सरकार में लेना, उसके बाद उनको बहुत सारे भत्ते देने पड़ेंगे, उनकी सैलरी जो उनको अभी वो बहुत कम सैलरी पर काम कर रहे हैं, उनको पूरी सैलरी देनी पड़ेगी। ये हजम होने वाली बात है जो आज मुख्यमंत्री कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास भी थोड़ी सी इसके मुतल्लक जानकारी आई है। देखिए गुरप्रीत, हमें ये याद रखना पड़ेगा कि 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कॉन्ट्रैक्चुअल, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो जी। सीधा सरकार के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आप उस स्थिति में भी पक्के कर्मचारी नहीं होते, बल्कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सरकार के साथ काम कर रहे होते हो। एक होता है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होता है कि सरकार एक ठेकेदार को एक सर्टेन अमाउंट देती है और ठेकेदार आगे बंदों को रखता है आउटसोर्सिंग के ऊपर। तो सरकार ने ये नहीं कहा है कि वो सभी को पक्का कर देगी, पहली बात तो, ठीक है? हालाँकि उन्होंने पेश ऐसे कर रही है आम आदमी पार्टी की, देखो ठेकेदारी सिस्टम खत्म कर दिया। हाँ, आउटसोर्सिंग वालों को बाहर निकाल रहे हैं, 3rd और 4th ग्रेड में। हम लगातार सफाई कर्मचारियों की डिमांड्स देखते थे, क्योंकि वो तो बहुत सारे खतरनाक काम भी करते हैं, जिससे स्वास्थ्य बीमारियाँ भी बहुत सारी हो जाती हैं। तो उनकी लगातार डिमांड रहती थी कि कम से कम आप ये ठेकेदारों को तो बीच से निकालो। ये सरकार जो पैसा भेजती है उसमें ठेकेदार अपना माल खा के हमें बहुत कम पैसे देते हैं, ठीक है? तो वो एक मतलब 3rd और 4th ग्रेड में ठेकेदारी सिस्टम को खत्म कर रहे हैं ये। तो होगा ये कि मतलब सरकार उनको शायद दो कॉन्ट्रैक्ट पे रखे या फिर पक्के का भी हो। इस समय पंजाब में लगभग 1.25 लाख के आसपास कर्मचारी ऐसे हैं जो इस प्रथा के तहत काम कर रहे हैं। फ़ायदा 60,000 उन कर्मचारियों को होगा जो आउटसोर्सिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। शायद उनको, मेरे को लगता है कि सरकार जो है वो एक स्थिति ऐसी करे कि उनको सरकार खुद उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रख ले। तो ये जो सरकार ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने की ओर आगे बढ़ रही है। उसमें कैबिनेट एक ऑर्डिनेंस अध्यादेश लेके आएगी और उसके बाद वो विधानसभा में बिल के तौर पर पेश किया जाएगा। उसके बाद चीजें होंगी, मतलब अ, ये एकदम से ये नहीं कह सकते कि सभी को ये पक्का कर देंगे या फिर आगे जो भर्तियाँ होंगी पक्के कर्मचारियों के तौर पे होंगे। ये सिर्फ़ आउटसोर्सिंग वाला, वो भी 3rd और 4th ग्रेड के जो कर्मचारी हैं, उसमें जी। आउटसोर्सिंग की जो प्रथा उसको खत्म कर रहे हैं। तो बड़ा सावधानी से जो शब्दों का खेल है उसको पकड़ना पड़ेगा। मतलब इतना सहज नहीं है, हालाँकि आम आदमी पार्टी नैरेटिव बनाने में बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर मैं इस काम के लिए भी पीठ थपथपानी चाहिए। मतलब भगवंत मान ने कम से कम चलो ये काम अच्छा किया है कि जो ये आउटसोर्सिंग वाले थे इनको बाहर उठा के फेंका है। देखिए हम लगातार सरकार जो हालाँकि पत्रकारों का काम तो ये होना चाहिए कि वो सरकार को लगातार आईना दिखाते रहें, लेकिन एक आध काम बीच में ठीक भी कर देते हैं। तो आईना दिखाने के साथ-साथ हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये जो आउटसोर्सिंग वाला जो काटा है, ये ठीक निकाला जा रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा जो राहत मिलेगी वो 4th ग्रेड के कर्मचारियों को मिलेगी। जो बेचारे चपरासी हैं या फिर सफाई कर्मचारी हैं, उनको बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि आउटसोर्सिंग पे उनको 12-12, 13-13 हज़ार रुपए की सैलरी पे ठेकेदार रखते हैं और ठेकेदार सरकार से 18-19 हज़ार रुपए लेते हैं। तो 6 हज़ार रुपए हर एक मज़दूर की सैलरी पे औसत कट जाता है। तो अगर ये खत्म होगा और ठेकेदारी सिस्टम खत्म होगा, तो कम से कम अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट भी रखेंगे तो 7-8 हज़ार रुपए का फ़ायदा मुझे लगता है कि कम से कम एक आम जो 4th ग्रेड जो सर्वेंट है, जो चपरासी है या फिर जो सफाई कर्मचारी, उसको ज़रूर होने जा रहा है पंजाब में। जी, देखते हैं जो शब्दों का खेल है, वो निकल कर कैसे सामने आता है, क्योंकि मैं जो जानकारी की बात कर रहा था, उसमें जानकारी ये है कि मेरी बात हुई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो अभी काम कर रहे हैं सेवा केंद्रों में पंजाब के अलग-अलग। हुँ, जालंधर में हुँ। जो काम कर रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है। वहाँ पर जो अधिकारी हैं, जिस कंपनी के पास ठेका है, उसको चलाने का, वो उन बच्चों को, उन लड़की-लड़कियों को धमका रहे हैं। उनके ऊपर उनको एक तो बोल रहे हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट से आपको बाहर कर देंगे। कुछ लोगों को तो ईमेल भेज भी दी और कुछ को कार्रवाई का डरावा दे रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात ये है कि डीसी की नाक के नीचे ये सारा कुछ हो रहा है। जो डीसी ऑफिस के भी अंदर काम कर रहे हैं, ये जो नौजवान हैं, उनको भी डराकर उनको बाहर तक नहीं आने दिया गया प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए। और जो साथी उनके बाहर थे, उनमें से 15 लोगों को उन्होंने
नोटिस भेज दिया कि आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म है, आप अपना रास्ता नापिए। और यहाँ तक कि कुछ लड़कियों ने मेरे साथ बात साझा की कि उनको गलत तरीके से ट्रीट किया गया, गलत गालियाँ दी गई। ये उनकी मतलब जो कंपनी है, उनके जो सीनियर्स हैं, उनकी ये सारी शब्दावली है, बद्दी शब्दावली में वो बात करते नज़र आए प्रोटेस्ट करने की वजह से कि हम पैसे नहीं बढ़ाएँगे, लेकिन आपका अपमान और शोषण ज़रूर करेंगे। खैर, इससे आगे बढ़ें तो बात बीजेपी पंजाब की करते हैं। बीजेपी ने पंजाब में अपना शाह-सवार बदला, घोड़ा बदला और फिर दोबारा से 2027 के लिए तैयारियाँ शुरू की हैं। लेकिन ये जो अभी का प्रधान है केवल सिंह ढिल्लों, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह को जचा क्यों नहीं? क्योंकि पहले तो चर्चाएँ यही चलती थी कि ये कैप्टन खेमे का व्यक्ति है। देखिए बिल्कुल इवन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ये बात कही कि जो केवल सिंह ढिल्लों हैं वो मेरे दोस्त हैं, लेकिन मैं इस जो उनको फैसला लिया गया है इससे मैं खुश नहीं हूँ। एक इंटरव्यू में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि राजनीतिक क्षमता के मामले में पंजाब भाजपा का नेतृत्व की लीडरशिप को लीड करने के लिए सही विकल्प नहीं है। केवल सिंह ढिल्लों उन्होंने कहा कि कैप्टन ने कहा कि केवल ढिल्लों को प्रधान बनाने के लिए उन्हें पूछा तक नहीं गया। ढिल्लों मेरे पुराने मित्र हैं, लेकिन दोस्ती होना अपनी जगह है और राजनीतिक क्षमता अपनी जगह है। उन्होंने कहा कि सुनील जाखड़ और अश्विनी शर्मा को हटाने की जरूरत नहीं थी। दोनों अच्छे ढंग से काम कर रहे थे। कैप्टन ने कहा कि बीजेपी में फैसला ऊपर से आता है, कांग्रेस में राय ली जाती थी। इस बीच जो बीजेपी के जो नए प्रधान है केवल सिंह ढिल्लों, उन्होंने अकाली दल से जो गठजोड़ की बात है सिरे से उसको नकारा है और ये कहा है कि बीजेपी अकेले 117 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेगी। खैर ढिल्लों का जो प्रदर्शन है, ज़मीनी प्रदर्शन, वो भी हमें पता ही है, वो भी ठीक नहीं है। उनके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी यही बात कही। कैप्टन ने कहा कि जब वे मुख्यमंत्री थे तब ढिल्लों सक्रिय ज़रूर थे, लेकिन फील्ड पर उनका प्रदर्शन वैसा नहीं रहा जैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे बरकरार किए जाने पे झटका लगा है, कांग्रेस में मेरी राय ली जाती थी। खैर दूसरा मुझे लगता है कि अ, अब जो ये लिया गया है फैसला लिया गया है, इसमें मुझे जो गड़बड़ मुझे दिख रही है। एक तो केवल सिंह ढिल्लों आपको पता है कि उनके किस-किस किस्म के कारोबार हैं। मैं अपने बुलेटिन में हमने शेयर भी किया था। जैसे मैंने बताया था कि एक हरियाणा का एक आम स्टूडेंट भी ये कह रहा था कि हाँ, ये तो वही केवल सिंह ढिल्लों है ना, जिसके सेक्टर 24 वाला ठेका होता था। तो जी, खैर इसकी ये तो इमेज रही है। इवन उसके बराबर में जो इसका केवल सिंह ढिल्लों का ऑफिस है, उसमें ढिल्लों ब्रदर्स का अभी भी आज के समय पे भी वो बोर्ड लगा हुआ है। केवल सिंह ढिल्लों रियल एस्टेट से लेकर शराब कारोबारी से लेकर कितने मतलब ऐसी चीज़ें गिनवाऊँ जिसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है। मतलब बहुत सारे चीज़ें तो ऐसी है हमें भी बोलते हुए मतलब यहाँ पर शर्म आ रही है। ख़ैर और जो प्रदर्शन है वो जैसा कैप्टन ने भी इशारा ही किया, कौन-सा ग्राउंड पे प्रदर्शन रहा है? आपको पता ही है संगरूर से चुनाव हार गए, बरनाला से चुनाव हार गए। तो मुझे नहीं लगता कि चुनाव ही नहीं हारे बरनाला से तो इवन जो वो इंडिपेंडेंट बाट खड़ा हुआ थे, उससे भी पीछे थे, चौथे 5वें नंबर पे थे। बाय इलेक्शन आप याद करिए ना जिसमें काला ढिल्लों जीता है और वो इसने जो अभी बाय इलेक्शन बरनाला का हुआ था, मीत हेर ने सीट खाली करी, उसमें केवल ढिल्लों चौथे नंबर पे था। तो मतलब कोई इसका कोई ऐसा रिजल्ट तो रहा नहीं है, ना इसकी कोई पैन पंजाब इमेज है। तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई बीजेपी ने क्या सोच के फैसला लिया है। लोग कह रहे हैं कि रवनीत बिट्टू ने ये स्टोरी अमित शाह के दिमाग में बैठाई है और वहां से ये फैसला आया है। तो लोग ये इसका अंदाजा ज्यादा लगा रहे हैं। जी, जी। और इससे आगे अगर बढ़ें तो आज जालंधर के मशहूर आरटीआई एक्टिविस्ट सिमरनजीत सिंह की हत्या हो गई है एलपीयू के पास, उनको गोली मार दी गई। और ये वही आरटीआई एक्टिविस्ट हैं अभी एंटी सैक्रिलेज बिल पंजाब सरकार लेकर आई है, कानून बनाया है नए सिरे से, उसके विरोध में ये हाई कोर्ट गए थे। हाँ, ये चर्चित आरटीआई एक्टिविस्ट और एडवोकेट सिमरनजीत सिंह हैं। इनकी आज दोपहर गोली मारकर हत्या की गई है। हमलावरों ने फगवाड़ा के पास जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, उसके गेट के पास हमला किया और मतलब वहाँ पर उनको उनके सिर में गोली मारी, जिसके बाद वो ज़मीन पर गिर पड़े। हालाँकि उन्होंने अपना जो लाइसेंसी पिस्तौल था, उसको निकाल कर मुकाबले करने की कोशिश की, लेकिन वो गोली चलाते उससे पहले उन्हें गोली लग गई और गोली की आवाज़ सुन के वहाँ पे लोग भी इकट्ठा हुए, लेकिन उसको जैसे ही उठाया वहाँ से, तो मौके पे ही उनकी डेथ हो चुकी थी। डीआईजी नवीन सिंगला जालंधर रेंज के वहाँ पर मौके पे पहुँचे, तो खैर एक पिस्टल और 2 मोबाइल और फॉर्च्यूनर गाड़ी बरामद हुई है।
एक खोल भी बरामद हुआ है। तो अभी हत्या और जो हमलावर हैं उनके उ उ उनका उनके बारे में पता कर रही है पुलिस। और पुलिस सोर्सेज़ के मुताबिक इस आरटीआई एक्टिविस्ट को सुरक्षा के लिए गनमैन मिला हुआ था, लेकिन वारदात के वक़्त वह उसके साथ नहीं था। ख़ैर, देखते हैं कि इसमें होता क्या है। आपने बिल्कुल सही याद याद दिलवाया कि ये वही आरटीआई एक्टिविस्ट है जो सैक्रिलेज एक्ट के खिलाफ हाई कोर्ट गया था। और काफ़ी इसके अलावा भी जालंधर में काफ़ी इनका नाम रहा है। मतलब काफ़ी प्रभावशाली लोगों को जालंधर में इन्होंने बेनकाब किया, उनकी गड़बड़ियाँ उजागर की हैं। और इस मतलब कई कई मामलों में इनकी चर्चाएँ हमें वहाँ पर देखने को मिलती थी। करप्शन के केसेज़ हो गए या फिर गैंगस्टर्स का मामला हो गया, कई सारे मामलों में ये वहाँ पर जालंधर में काफ़ी सक्रिय दिखते थे। जी, बिल्कुल। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद।